गुड इवनिंग बच्चों। बहुत कम समय बचा आप लोगों के पास। 21 मई स्टार्ट होना है आपका। 21 मई से लगभग 10 दिन में सारे एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाने हैं। दिमाग में आपके ये होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग दिन होगा। ऐसा नहीं है। जिन बच्चों ने 4 पेपर लिए हैं वो 4 पेपर आपके एक ही पारी में हो जाएंगे। जिस तरह से आपने पेपर चूज किए हैं उसी तरह से आपके पेपर खुलते जाएंगे। 50 क्वेश्चन हर पेपर में होंगे। आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। सही प्रश्न आपको 5 अंक देगा और गलत प्रश्न आपको -1 देगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको 0 अंक मिलेगा, आपका माइनस नहीं होगा। इस बात का दिमाग में रखा जाना चाहिए। आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए 50 में से 40 अटेम्प्ट करने आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छे से अच्छा स्कोर करें। स्कोर करने का आपका उद्देश्य जो है वो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मात्र नहीं है। आपका उद्देश्य है कि आप किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लें। गर्ल्स हैं, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की अच्छी कॉलेज है। मिरांडा हाउस काफी अच्छी कॉलेज में गिनी जाती है। हंसराज कॉलेज काफी अच्छी कॉलेज में गिनी जाती है। हिंदू कॉलेज काफी टॉप क्लास कॉलेज है। वेंकटेश्वर कॉलेज भी टॉप 10 में शामिल होती है। मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, आंधी चल रही है, आवाज थोड़ी बहुत आ रही होगी आपके पास। खैर, आपकी तैयारी चल ही रही होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के संदर्भ में हम कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा, लेकिन आप कंसंट्रेट करें मेरी आवाज पे। 1 मिनट। हाँ तो बच्चों, हम जहां चल रहे थे लास्ट, वहां हमने जिक्र किया था एमएसएमई का। किसका जिक्र किया था? एमएसएमई। एमएसएमई में जिस प्रकार के एंटरप्राइजेस आए थे, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, 3 प्रकार के एंटरप्राइजेस जो है वो हमारे इसमें आए थे। बता चुका था कि माइक्रो, जिसको हमने हिंदी में क्या कहा, सूक्ष्म उद्योग, स्मॉल जिसको हमने लघु उद्योग या छोटे उद्योग कहते हैं, मीडियम जिनको हमने मध्यम उद्योग कहें, और जो इनसे बाहर हैं, इनसे बड़े हैं, उनको वृहत या बड़े उद्योग कहा गया। इसमें वापस से फटाफट रिपीट करूं मैं, माइक्रो जितने भी थे उसमें जो आपकी निवेश की सीमा थी कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 1 करोड़ था। कितना था माइक्रो में? 1 करोड़। स्मॉल में कितना था? याद होगा बेटा, 5 करोड़। और जो मध्यम उद्योग थे उनमें आपकी निवेश की जो अधिकतम सीमा थी वो थी 50 करोड़। इसमें कितनी आ गई? 50 करोड़। सूक्ष्म उद्योग में जो आपकी 1 करोड़ जहां पे निवेश की सीमा थी, वहां पे वार्षिक विक्रय, सालाना जो बेचा जाएगा सामान, वो था आपका 5 करोड़ रुपए। मीडियम में जहां इन्वेस्टमेंट की 5 करोड़ की जो सीमा थी किसकी बात कर रहा हूं? स्मॉल की। जहां पे स्मॉल में
निवेश की अधिकतम सीमा कितनी थी? मैं कुछ गड़बड़ कर गया क्या? जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वापस से रिपीट करवाता हूँ। मैं अलग से इसकी एक टेबल की फॉर्म में इसको लिख देता हूँ ताकि मेरे बोलने में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका माइक्रो, जिसको हमने क्या कहा, सूक्ष्म। ये आपका स्मॉल, जिसको हमने क्या कहा, लघु। और ये आपका मीडियम, जिसको हमने क्या कहा, मध्यम। ठीक है ना बेटा? यहां पे लिखेंगे हम निवेश और यहां पे लिखेंगे अधिकतम बिक्री। माइक्रो उद्योग जो हैं ऐसे उपक्रम हैं जिनमें निवेश की अधिकतम सीमा जो है वो 1 करोड़ है। निवेश की अधिकतम सीमा जो है वो 1 करोड़ है और वार्षिक विक्रय, बिक्री जो है ना ये वार्षिक है, इसकी जो सीमा है वो 5 करोड़ रुपए है। नोट कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके दिमाग में जैसा भी है। लघु उपक्रम जिनको हमने कहा गया, स्मॉल एंटरप्राइजेज जिनको कहा गया, कई बार इनको छोटे उद्योग के तौर पे भी परिभाषित करते हैं। छोटे उद्योग ऐसे उपक्रम हैं या ऐसे उद्योग हैं जिनमें निवेश की अधिकतम सीमा जो है वो 10 करोड़। कितनी है बेटा? 10 करोड़ है। निवेश की अधिकतम सीमा स्मॉल में 10 करोड़ है और इनमें वार्षिक विक्रय जो है वो इसका 5 गुना हो सकता है, 50 करोड़। मीडियम उद्योग जो हैं वो आपके हैं जिनमें निवेश की अधिकतम सीमा 50 करोड़ है और बिक्री की अधिकतम सीमा जो है वो 250 करोड़ है। आप अगर ये 3 डेटा याद रख लेंगे, 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, और बिक्री जो है इनकी लगभग 5 गुना है। 1 करोड़ जहां पे निवेश है वहां पे बिक्री की सीमा कितनी है? 5 करोड़। जहां 10 करोड़ है वहां पे 50 करोड़ है और जहां 50 करोड़ है यहाँ पे इसको 5 टाइम्स है, तो 250 करोड़ रुपया जो है वो इन तीनों उद्योगों। और जो इसमें 50 करोड़ से ऊपर का निवेश चला जाए या 250 करोड़ से ऊपर की बिक्री चली जाए, वो बड़े उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? बड़े उद्योगों की श्रेणी में। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब जो है बात करते हैं कि ये जो कुटीर उद्योग है, इनके साथ साथ मैं बीच में एक नाम और लेता हूं, याद है ना? कुटीर उद्योग, जिसको कॉटेज कहते हैं। कुटीर उद्योग वो है जिनमें बहुत छोटी रकम लगाई जाती है और जो संस्थागत नहीं होंगे, घरों में जो है छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं, वो कुटीर कुटीर उद्योग है ना? तो इनका जो महत्व है वो किन बातों से जो है स्पष्ट हो रहा है कि इनका बहुत महत्व है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। बहुत ज्यादा क्या उपलब्ध करवाते हैं बेटा? रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। 2015-16 में लगभग 11 करोड़ लोगों को इन उद्योगों से रोजगार प्राप्त हुआ। 15-16 में लगभग 11 करोड़, एग्जैक्ट आंकड़े की बात करूं तो 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। 2001-2 की जो गणना हुई थी उसके अनुसार इन उद्योगों में 1 लाख रुपए का जहां निवेश हुआ, औसत निकाला गया 1 लाख रुपए का जहां निवेश हुआ, वहां पे लघु उद्योगों द्वारा 1.39 रोजगार उत्पन्न हुए। 1.39 रोजगार सृजित किए गए। यानी जहां पे इतने लाख रुपए लगे वहां पे 1.39 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी और 0.39 आदमी को रोजगार दिया गया, ये औसत निकाला गया। किस तरह से निकाला गया? मान लीजिए 1 लाख के बजाय 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ रुपए का जब निवेश हुआ तो 139 लोगों को रोजगार मिला। और जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता गया, ये लघु उद्योगों में हुआ है। कैसे उद्योगों में हुआ? लघु, ये एमएसएमई में जो भी, तीनों प्रकार के जो है। और बड़े उद्योगों ने 1 लाख रुपए निवेश में
1 लाख रुपए जहां निवेश किया वहां पे केवल 0.20 रोजगार सृजित किए हैं। इसका मतलब देश में ज्यादा रोजगार किसने दिए? एमएसएमईज ने दिया। ठीक है बेटा। दूसरा है, पहला रोजगार, दूसरा है धन का समान बंटवारा। एमएसएमई की विशेषता है बेटा ये, बड़े उद्योगों में जब भी धन लगता है, निवेश होता है, तो बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता है, छोटे लोगों को कम फायदा होता है। और ये जो आपके एमएसएमई जितने भी हैं, यहाँ पे लगभग सबको समान रूप से बंटवारा किया जाता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो विकेंद्रीयकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की है। एक होता है केंद्रीयकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का जब आप केंद्रीकरण से समझेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का पता चलेगा। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जो है ना, जैसे सत्ता की ही बात करें, एक जगह केंद्रित हो जाना, उद्योग जो है वो सारे एक जगह केंद्रित हो जाना। जैसे मान लीजिए आपको परमाणु उद्योग से संबंधित बात करनी है तो उसका केंद्रीकरण हो चुका है। आपको जो है ना देश में कोई एकाध स्थान पे ये मिलेंगे। हथियारों की बात करनी है, बड़े हथियार, बॉम्ब, जहां देश की सेना जहां से खरीदती है, उनका केंद्रीकरण है, क्योंकि वो एक जगह से प्राप्त होते हैं। लेकिन छोटे उद्योग जो है उनका विकेंद्रीकरण हो चुका है। विकेंद्रीकरण का मतलब छोटे स्मॉल उद्योग, आपके मध्यम उद्योग जो है वो आपके हर क्षेत्र में मिलेंगे, छोटे गांवों में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में भी मिलेंगे और बड़ी जगह भी मिलेंगे। आपको जो सामान जहां चाहिए वहां पे आपको उसका उत्पादन मिल जाएगा, तो आपका विकेंद्रीकरण हुआ है। अगला जो इसकी विशेषता है वो कृषि पर दबाव कम हुआ है। कृषि पर दबाव जो है वो कम हुआ। कृषि पर दबाव क्यों कम हुआ है? कि छोटे उद्योगों का विकास हुआ तो आम आदमी, जो गांव का आदमी है, उसको अपने गांव के नजदीक के शहर में, नजदीक के कस्बे में उसको रोजगार मिल गया। और रोजगार मिल गया तो वो खेती से हट के उस रोजगार में चला गया, और रोजगार में चला गया तो खेती के ऊपर जो प्रेशर था वो काफी हद तक कम हो गया। अब होता है उत्पादन में शीघ्र वृद्धि। उत्पादन में शीघ्र वृद्धि, देखिए बेटा, बड़े उद्योगों में जब निवेश किया जाता है ना, तो वहां पे उत्पादन में वृद्धि धीरे धीरे होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, तो उत्पादन निवेश अंतराल जो है, उत्पादन निवेश अंतराल, एक शब्द आएगा आपके सामने, उत्पादन निवेश अंतराल, गेस्टेशन लैग कहते हैं इसको। उत्पादन निवेश अंतराल का मतलब क्या होता है कि निवेश जैसे ही करते हैं कितने टाइम में उत्पादन हो जाता है। तो ये जितना कम होगा आपका उत्पादन उतना तेजी से होगा। आप अंदाज लगाइएगा, आपको एक बिजनेस करना है डेयरी का। क्या बिजनेस करना? डेयरी का। क्या करेंगे आप जो है भैंस खरीद के लाएंगे। क्या खरीद के लाएंगे? भैंस खरीद के लाएंगे, है ना। और आपने उद्योग जो है वो चालू कर दिया, है ना। और कहने का मतलब इसमें निवेश और उत्पादन का जो अंतराल था वो काफी कम था। भैंस लाए, दूध निकाला और बेचा। लेकिन आपको बड़े उद्योग अगर लगाने हो तो वहां फैक्ट्री में आप निवेश करेंगे, और उसके बाद में मान लीजिए, इससे ज्यादा की बात मैं करूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसमें? कृषि कार्य में। कृषि कार्य में आज आप पैसा लगाएंगे, फसल होगी आपकी 4 महीने बाद। कहने का मतलब इसमें अंतराल थोड़ा सा ज्यादा होगा। बड़े उद्योग लगाएंगे उसमें पैसा जो है आपने आज लगाया, 5 साल बाद में जो है वो अपना उत्पादन बहुत ज्यादा देगा। तो वहां पे उत्पादन निवेश अंतराल ज्यादा है, यहाँ पे उत्पादन निवेश, छोटे उद्योगों में उत्पादन निवेश अंतराल जो है वो काफी कम होता है, इसलिए उत्पादन शीघ्रता से होता है। समझ में आई बेटा बात, है ना। कलात्मक वस्तुओं की बात है, आर्टिस्टिक गुड्स,
कलात्मक वस्तुएं जितनी भी बनती है ना, ज्यादा वस्तुएं लघु उद्योगों पर डिपेंड करती हैं। कलात्मक वस्तुएं, कलात्मक वस्तुओं के मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना? जैसे हमें करनी है शादी, किसकी? नेहा की। और इसकी शादी के लिए क्या लाएंगे हम? आर्टिफिशियल ऊंट। देश में देने लाऊंगा ना। क्या बड़े शोरूम में मिलेगा, बड़े उद्योगों में ये मिलेगा? नहीं, छोटे उद्योगों में इसका निर्माण होता है। छोटे खिलौने लाए जाएंगे तो वो छोटे उद्योगों में। कलात्मक वस्तुएं जितनी भी हैं, आपके पायदान, गलीचे वगैरह, ये सारी चीजें छोटे उद्योगों में बनती हैं। हाथी दांत का काम जो होता है, बनारसी साड़ियां हैं या दूसरी प्रकार की साड़ियां हैं, वो जो है वो कलात्मक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। अगली बात होती है कि ये बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं बेटा, बड़े उद्योगों के विरोधी नहीं होते, बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं। यानी बड़े उद्योगों को जो है इन उद्योगों की जरूरत पड़ती है। बड़े उद्योगों को जो छोटे कलपुर्जे चाहिए उनको ये छोटे उद्योग उपलब्ध करवाते हैं। अगली बात आती है निर्यात में इनका योगदान। दिमाग में रखिएगा बेटा, हमारे देश का जितना भी निर्यात हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा भाग एमएसएमईज का है। बहुत बड़ा भाग एमएसएमईज का है। यानी देश के कुल निर्यात में 48% भाग, देश के कुल निर्यात में लगभग 48% का भाग कहाँ होता है? लघु उद्योगों में होता है। और अगली बात, इसमें जो स्थानीय साधन है उनका बहुतायत से इस्तेमाल होता है। स्थानीय साधनों का बहुतायत से इस्तेमाल होता है। ये तो बात हुई इनकी लघु उद्योगों की। महत्व, और महत्व है तो इनकी समस्याएं भी होंगी बेटा, इनकी एमएसएमईज की प्रॉब्लम्स। आप सोच के देख सकते हैं कौन सी समस्याएं, बहुत तेजी के साथ मैं इसमें बताऊंगा। सबसे बड़ी समस्या होती है कच्चे माल की समस्या। किसकी समस्या होती है बेटा? कच्चे माल की समस्या। क्योंकि ये उद्योग जो होते हैं इनको कच्चा माल आसानी से नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है क्योंकि ये थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं। और जब महंगा इनको मिलता है ना बेटा, तो जब कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो इनको सामान भी जो है कम मात्रा में उत्पादन होगा, और क्वालिटी भी जो है वो थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है। दूसरी समस्या आती है इनके सामने, वित्त की समस्या। वित्त की समस्या, फाइनेंस की समस्या। बड़े उद्योग जो हैं, अंबानी जी, अडानी जी या और कोई बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको जो है बड़े बड़े बैंक लाखों करोड़ों रुपए, इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़ का लोन जो है इजी वे में दे दिया। आप लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं। लेकिन छोटे उद्योग जब बैंक में जाएंगे ना, तो वो ये कहेंगे कुछ ना कुछ रेहन पे रखिए। रेहन पे रखने का मतलब गिरवी रखिए। और इनके पास गिरवी रखने के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं, इसलिए इनको कम मात्रा में लोन मिलता है। सरकारों की तरफ से वित्तीय सहायताएं भी इनको कम मिलती हैं। अगली समस्या जो है इनकी, वो है उत्पादन के पुराने तरीके। उत्पादन के पुराने तरीके, ये आज भी अपने जो तरीके अपनाते हैं वो ट्रेडिशनल अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? ट्रेडिशनल तरीकों में चलते हैं, ये पुराने तरीकों में चलते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका उत्पादन भी कम होता है और उत्पादन महंगा भी होता है। और साथ में क्वालिटी भी इनकी जो है वो डाउन होती है। ये भी दिमाग में रखना। अब बात आती है बिक्री संबंधी कठिनाइयां। बेचने की जो समस्याएं हैं, बिक्री की समस्याएं, बिक्री की समस्याएं काफी इनको उठानी पड़ती हैं। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि आपने देखा होगा लघु उद्योग में जो सामान होता है वो सामान भले ही क्वालिटी अच्छी का हो, लेकिन आजकल हम जो है ना, क्वालिटी की बजाय जो है दिखावे पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस सामान की पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी ना, वो सामान ज्यादा बिकेगा।
विदाउट पैकिंग का साबुन हमको पसंद नहीं है, और बढ़िया वाली पैकिंग कर देंगे तो हम साबुन खरीद के लाएंगे। जिस क्रीम की पैकिंग बड़ी शानदार है, उस पैकिंग के आधार पे जो है हम खरीद लेते हैं। केस किंग जैसा सामान्य तेल जो है, जुही चावला अगर उसका ऐड करे तो बड़ा बाकी बिक जाता है, बाकी क्वालिटी इससे भी बढ़िया और क्वालिटी के होंगे। कचरा बेचते हैं ये विमल गुटखा वगैरह जो है, पान मसाला वगैरह जो है ना, जहर है। लेकिन अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये लोग इनका जो है विज्ञापन करते हैं तो हम बड़े चाव से खाते हैं। ये लोग ही जब, हालांकि आपको ये पता नहीं है कि ये लोग यूज नहीं करते, ये करते हैं केवल पैसे का यूज, यानी इन विज्ञापनों से इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं और हमें भ्रमित करते हैं, और हम लोग जो है इन गुटखा और पान मसाला के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगला बिंदु आता है उत्पादन की ऊंची लागत। उत्पादन की ऊंची लागत। छोटे उद्योग होते हैं बेटा, थोड़े मात्रा में सामान इनको खरीदना पड़ता है। कच्चा माल जब खरीदने जाएंगे, आप भी जब जाएंगे ना, एक चीज तो आप 5 पीस खरीदते हैं किसी चीज के, है ना, तो आपको कुछ रेट लगाएगा। लेकिन आप वही 500 पीस खरीदेंगे, दुकान वाले क्या कहेंगे, भैया 500 पीस खरीद रहा हूँ, थोड़ा सस्ता लगाओ ना। इनको कम मात्रा में खरीदना पड़ता है, इसलिए इनको महंगा मिलता है। पुराने ढंग से उत्पादन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए ये बड़े उद्योगों के साथ जो है वो प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। फिर एक बिंदु आता है टैक्सेस का। इनके ऊपर सरकारें टैक्सेस भी ज्यादा लगाती हैं, और टैक्स ज्यादा लगेंगे तो इनकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी बेटा। लागत बढ़ जाएगी तो इनके पास जो उत्पादन है वो कम मात्रा में होगा, उत्पादन जो है वो कम मात्रा में और महंगा पड़ेगा, इसलिए ये महंगा बेचेंगे, और महंगा बेचेंगे तो लोग महंगा खरीदेंगे नहीं। इसलिए इनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें जो उद्यमी है वो ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए वो अपनी ज्यादा स्किल नहीं दिखा पाते हैं, और मार्केट मार्केट के साथ जो है वो कंपटीशन करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात आता है लघु उद्योगों के संबंध में सरकारी नीतियां। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने एमएसएमईज के लिए क्या किया है? अब जो समस्याएं थी, हमने पढ़ी कि ये जो है उद्योगों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। सीधी सी बात है, एक समस्या आई थी हमारी, फाइनेंस की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम या वित्तीय समस्या। वित्तीय समस्या जो है, इसको दूर करने के लिए सरकारों ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। इनको क्या उपलब्ध करवाती है बेटा? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध करवाता है? सबसे पहले वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है राज्य सरकारें। कौन उपलब्ध करवाती हैं? राज्य सरकारें। अलग अलग तरीके से जो है वो राज्य सरकारें इनको सहायताएं उपलब्ध करवाती हैं, दीर्घकालीन ऋण के रूप में, अल्पकालीन ऋण के रूप में, विभिन्न प्रकार के लोन वगैरह देके, सब्सिडी देके, या जो भी है वो राज्य सरकारें जो है इनकी हेल्प करती हैं। दूसरे प्रकार के सहकारी जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं या कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, वो सहकारी बैंक इनको सहायताएं प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक, आपका एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है, जितने भी प्रकार के व्यापारिक बैंक हैं वो इनको सहायता उपलब्ध करवाते हैं। राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम कहते हैं, एसएफसी कहते हैं, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एसएफसी, राज्य वित्त निगम। ये क्या है? इन उद्योगों को क्या प्रदान करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं बेटा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। और किस प्रकार के ऋण प्रदान करता है? ये ज्यादातर जो है
वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद इन उद्योगों के लिए एक बैंक का जो है वो स्टार्ट किया गया और इस बैंक को कहा गया सिड, SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है वो इन उद्योगों की सहायता के लिए इस बैंक का जो है वो स्थापना की गई और इस बैंक की स्थापना की गई 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को इस भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। ये लघु उद्योगों को जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। इसी तरह की एक और संस्था बनाएगी NSIC, जिसको कहा गया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री या नेशनल, ये जो है ना स्मॉल इंडस्ट्री, इसको मैं हमने शॉर्ट में स्मॉल इंडस्ट्री कहा है, वाकई में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं इसको। तो ये NSIC जो है वो भी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कहें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, या जिसका नाम है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। और इसकी स्थापना हुई बेटा 1955 में, एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं, 1955 में। NSIC बना 1955 में और ये जो आपका सिडबी बना ये बना 1990 में। तो ये जो है वित्तीय सहायता के लिए जो है वो इस प्रकार की काफी संस्थाएं जो हैं वो बनाएगी देश में, और इन संस्थाओं ने लोन देने के लिए या अन्य प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ये किस में आता है? सरकार की नीतियों में। अब जो है बिक्री संबंधी समस्याएं जो थी, तो बिक्री संबंधी सहायताएं क्या उपलब्ध करवाई गई? बिक्री संबंधी सहायताओं के लिए केंद्रीय कुटीर उद्योग भंडार, केंद्रीय कुटीर उद्योग भंडार की स्थापना की गई। केंद्रीय कुटीर उद्योग भंडार की स्थापना की गई जिसका नाम है CCIE। कुटीर शब्द जहां भी आता है ना, मैंने बताया ना कॉटेज, तो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज, और ये आपका भंडार है तो एम्पोरियम। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, CCIE की जो स्थापना की गई वो किसके लिए की गई? बिक्री संबंधी समस्याओं को दूर करने की की गई। और इसके लिए जो है लगभग देश में 190 भंडार और दुकानें खोली गई। और ये जो है ये क्या करता है? विज्ञापन के माध्यम से सूचना देता है, प्रदर्शनी के माध्यम से, और कुटीर उद्योग के मेले लगाए जाते हैं कि इसके माध्यम से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। और साथ में इससे पहले वाली जो संस्था थी हमारी NSIC, वो भी बिक्री में सहायता प्रदान करती है। अब आता है सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम। सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम, कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम है बेटा। ये कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम है। कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो क्या कहता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लघु उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिए गए,
उनको ये कहा गया कि ये जो सामान है वो सामान बड़े उद्योग जो है वो नहीं बनाएंगे, और इसमें 20 मदें जो हैं, कितनी मदें? 20 मदें लघु उद्योगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। कौन से प्रोग्राम के तहत 20 मदें? सम्मिलित उत्पादन प्रोग्राम के तहत, कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत 20 मदें जो है वो लघु उद्योगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। और लास्ट अमेंडमेंट इसमें जो संशोधन हुए वो अप्रैल 2015 में हुए थे, यानी रिजर्व में थोड़ी बहुत छूट दी गई थी। इस 2015 में लास्ट अंतिम संशोधन हुए। प्रश्न बनता है, सीपीपी या सम्मिलित उत्पादन प्रोग्राम के तहत कितनी मदें जो हैं वो लघु उद्योगों के लिए रिजर्व हैं, यानी वो बड़े उद्योग उनको नहीं बना सकते, तो 20 उद्योग हैं। तकनीकी सहायता के लिए लघु विकास संगठन, इनको टेक्निकल जो सपोर्ट देने के लिए, तकनीकी सहायता देने के लिए, इन उद्योगों को तकनीकी सहायता सरकार की तरफ से देने के लिए जिस संगठन का स्थापना की गई उसका नाम है लघु विकास संगठन। लघु विकास संगठन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल, लघु उद्योग, मान ली मैं उद्योग भूल गया ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SIDO, सीडो। इसके द्वारा सारे राज्यों में 27 लघु उद्योग विकास संस्थाएं जो हैं वो चला रही हैं, 31 शाखा संस्थाएं हैं, और 4 क्षेत्रीय ट्रेनिंग केंद्र हैं, और 37 जो है वो प्रसार केंद्र जो है वो इसमें खोले गए। कुछ सहायता के लिए सरकार द्वारा खरीद की योजना बनाई गई। सरकार द्वारा खरीद की योजना बनाई गई कि भाई अगर आपका सामान नहीं बिक रहा है तो सरकार कहती है हम खरीदेंगे, और सरकार ने इनके साथ समझौता किया। क्या समझौता किया? कि भाई 358 प्रकार की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनको तो कोई खरीदे कि नहीं खरीदे, हम खरीदेंगे। सरकार ने समझौता किया इनके साथ, 358 प्रकार की वस्तुओं को हम खरीदेंगे। और बड़े मंत्रालय जितने भी हैं, बड़े विभाग जितने भी हैं, बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं, उनको ये कहा गया कि आप जितना भी सामान खरीदते हैं उसमें से कम 20% जो है वो MSME खरीदेंगे। अपनी जितनी भी खरीद होती है उसका कम से कम कितना परसेंट? 20% जो है वो MSME से खरीदेंगे। निर्यात की सहायता के लिए, निर्यात की सहायता के लिए जो कॉरपोरेशन बनाया गया जिसको कहा गया स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, STC, राज्य व्यापार निगम, राज्य व्यापार निगम, ये इन इंडस्ट्रीज की निर्यात में सहायता करता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए गए, औद्योगिक बस्तियां बनाई गई, एक जगह बनाई गई कि आप जो है यहाँ पे औद्योगिक बस्तियां स्थापित कर सकते हैं। वहां पे सरकार जमीन लेके इनका विकास करती है, इनके लिए विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है उसके लिए सहायता करती है। आजकल इस तरह की 662 औद्योगिक बस्तियां जो है वो सरकार ने बना रखी है। और इससे पहले जो बात आ चुकी थी हमारी NSIC की, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की, NSIC जिसको हमने कहा गया, ये NSIC का भी जो है 1955 में स्थापना की गई थी, आपको पता होगा, मैं बता चुका हूं पहले। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसका काम जो था सरकार को लघु उद्योगों को माल बेचना, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, बड़े उद्योग और छोटे उद्योगों के बीच में जो है समन्वय स्थापित करना। फिर स्थापना की गई जिला उद्योग केंद्रों की। जिला उद्योग केंद्र बेटा, इसका उद्देश्य ये था कि हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र खोला जाए, और जिला उद्योग केंद्र जो है उसकी तकनीकी सहायता भी करेगा,
उसके फाइनेंस से रिलेटेड सहायता भी करेगा, यानी बेचने में भी सहायता करेगा, उसको जो है वो स्थापित होने में भी सहायता करेगा, उसको लोन देने की जरूरत है तो लोन भी देगा, कच्चे माल की व्यवस्था भी उसकी कर सकता है, बिक्री की व्यवस्था भी कर सकता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है, गुणवत्ता बनाने की बात आती है, तो वो भी जिला उद्योग केंद्रों का है। अनुसंधान रिसर्च वगैरह में भी सहायता करता, हर जिले में एक किया गया। अब लघु उद्योगों से हटके हम भारतीय औद्योगिक विकास की बात आते हैं, पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये कह सकते हैं कि बड़े उद्योग जो हैं वो अच्छी प्रतिस्पर्धा में हैं, विदेशों के साथ काफी अच्छा कंपटीशन कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय जो निगम हैं वो काफी एकाधिकारी पोजीशन में आ गए हैं और इनका काफी प्रभाव पड़ा है उदारीकरण का, निजीकरण का और वैश्वीकरण का। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का इंडस्ट्री पे काफी प्रभाव पड़ा है। उदारीकरण किससे रिलेटेड है? मैं सीधा सीधा अगर बात करूं तो लाइसेंस पद्धति से नहीं, यानी विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके नियम जो है वो आसान बना दीजिएगा, लाइसेंस प्रक्रिया जो है आसान बना दीजिएगा। कहने का मतलब उनको कोई भी उद्योग जो स्थापित करना वो आसान हो जाएगा। निजीकरण का मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है उनको निजी हाथों में काम करने के लिए दे दिए जाए, वो निजीकरण है। वैश्वीकरण का ये है कि बाहर की जो कंपनियां हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया जाए देश में और उनके लिए जो नियम है वो थोड़े से सरल किए जाएं। तो ये जो है वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है वो काफी अच्छे काम हुए हैं। इनके औद्योगिक अच्छे कामों के साथ साथ इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी काफी हैं। एक तो औद्योगिक रुग्णता, मतलब हमारे उद्योग जो है उस लेवल पे अभी हेल्दी नहीं है, कहने का मतलब बीमार है, कहने का मतलब जिस गति से वो बढ़ने चाहिए उस गति से बढ़ नहीं रहे। याद करें कि 1947 से 2021 तक औद्योगिक विकास की दर जो है वो लगभग 6.3% रही है। भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो 6.3% रही है, जबकि चाइना में लगभग 12-13% रही है। चाइना की बात करें तो 13% रही है, क्योंकि पॉपुलेशन में ये चाइना हमसे आगे रहा है हमेशा। फिर भी यहाँ पे औद्योगिक विकास की दर 13% रही। इसके जो कारण हैं वो एक तो ये है कि शक्ति के साधनों की कमी, क्योंकि हमारे शक्ति के 3 प्रमुख साधन हैं, बिजली, कोयला और तेल। और ये आवश्यकता से काफी कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। हमें या तो बहुत कम मात्रा में है, और हैं तो इनकी जो क्वालिटी है वो काफी कम है। तो हमें इनका बहुत सारा पार्ट जो है, बहुत सारा भाग है, वो विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी समस्या आती है पूंजी की समस्या। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो पूंजी की समस्या से जूझ रही, पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस इनको उपलब्ध नहीं होता है, और जब पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस नहीं होगा तो इनके सामने निवेश की दिक्कत होगी, निवेश की दिक्कत होगी तो सीधी सी बात है उत्पादन की दिक्कत होगी। पुरानी मशीनों की समस्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे नहीं चल पाए हैं, पुरानी मशीनों की समस्या है। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेशंस नहीं हुए हैं, परंपरागत तरीकों से हम जो है अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, और कच्चे माल की जो समस्या है वो तो है ही है। इसी के साथ मैं ये मानता हूं कि ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है
वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आता है लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? बताइए, याद है? ऑप्शन है आपके 25 लाख तक, ऑप्शन बी 5 करोड़ तक, ऑप्शन सी 6 करोड़ तक, ऑप्शन डी 1 लाख। बताइए। मैं मानता हूं 1 लाख। आप कितना मानते हैं? सही है 1 लाख? नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूं 20 करोड़। आप क्या मानते हैं वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें है कितना, याद रखिए, 5 करोड़। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, कौन से सेक्टर? सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य, नंबर 1 है समाज का कल्याण, सामाजिक कल्याण। बी ऑप्शन जो है वो लाभ कमाना, सी ऑप्शन ए या बी कोई भी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, लाभ कमाना किसका होता है? निजी क्षेत्र का काम होता है। और सामाजिक कल्याण किसका होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है। ठीक है ना बेटा? प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उद्योगों के विकास में एक बाधा है? भारत के उद्योगों के विकास में एक बाधा है। नंबर 1 ऑप्शन है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का मतलब समझ रहे हैं ना आप? यातायात, संचार के साधन, इस प्रकार का अभाव क्या है इंडिया में? है। अनुसंधान और विकास का अभाव, अनुसंधान एवं विकास का अभाव। तीसरा है औद्योगिक रुग्णता, और चौथा है ये सभी। ये सभी, तो मुझे लगता है कि ये सभी हैं। आपको कुछ और लगता है तो बताएं। अब प्रश्न आता है औद्योगिक विकास नीति 1956, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, याद है ना? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसमें किस पर विशेष जोर दिया गया, किसकी भूमिका पर विशेष जोर दिया गया? नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र, नंबर 2 निजी क्षेत्र, नंबर 3 संयुक्त क्षेत्र। तुक्का नहीं मारें, याद करें, मैंने बताया था, याद करें। नहीं बोल रहा हूं मैं, संकेत भी नहीं कर रहा हूं कि कौन सा आंसर होगा, है ना? वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या कितनी है? वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या कितनी है? तो लगभग 250 है। कितना है? 250 है। अब एक प्रश्न आया है, छोटे पैमाने के उद्योगों में निवेश की सीमा है। छोटे पैमाने के, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब छोटे पैमाने का है या लघु पैमाने का है? लघु उद्योग, निवेश की सीमा कितनी है बेटा? 5 करोड़ है क्या? मैंने क्या लिखवा दिया यार आपको पहले? जस्ट है मैंने। हम्म, टाइम टू टाइम इसमें चेंज रहता है ना। सूक्ष्म में था 1 करोड़ और 5 करोड़, और लघु में था 10 और 50। लघु उद्योग में 10 करोड़ का है, इसको देखना है।
ये मैं बीच में शायद कहीं ना कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा बता चुका हूं। प्रश्न ही इसने गलत तरीके से पूछ लिया एक जगह, इसलिए मैं ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया इसका। स्मॉल स्केल में मैं आपको बता चुका हूं कि 10 करोड़ का है निवेश की अधिकतम सीमा, स्मॉल स्केल में 10 करोड़ की और सूक्ष्म में 1 करोड़ की। सूक्ष्म में 1 और 5 था, इसमें 10 और 50 था, और लास्ट वाले में 50 और 250 था, यही था ना। तो ये माइक्रो में था, ये स्मॉल में था, और ये मीडियम में था, ये याद रख। इसी के साथ मिलते हैं वापस कल, तब तक बाय।